Hello everyone. So today we are going to discuss the method of variation. Okay. Actually ये approximation methods मैंने heading लिखा है approximation methods. Actually means मतलब क्या है इसका कि जो you know exact solution है Schrödinger equation का it is possible in simple one electron system. जो Schrödinger wave equation का जो solution है ना that is possible in one electron system only. और मैं ये बोल रहा हूँ कि वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर उसमें भी वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में भी एक लेंथी मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस होती हैं देन वी कम टू नो द एग्जैक्ट सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. ओके, नाउ क्यों डिफिकल्टी आती है? इट इज़ मेनली बाय द प्रेजेंस ऑफ सिंगल पोटेंशियल एनर्जी. उसमें पता है ना आपको पोटेंशियल एनर्जी टर्म होती है माइनस जेड ई स्क्वेयर ओवर आर, है ना. उस वजह से ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हमें फेस करनी पड़ती है. तो अगर हमारे पास कोई ऐसा एटम है या मॉलिक्यूल है जिसके पास मैनी इलेक्ट्रॉन्स हैं, यू नो मॉलिक्यूल हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो हो ही नहीं सकता, है ना. तो इफ एन एटम और मॉलिक्यूल हैज़ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विच इंटरेक्ट विद वन अनदर, तो सोल्यूशन बिकम्स रेदर इम्पॉसिबल. सोल्यूशन तो उसका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सोल्यूशन जो है दैट बिकम्स इम्पॉसिबल, क्योंकि उसमें तो पोटेंशियल एनर्जी टर्म्स ही बहुत सारी होंगी. इवन आपने हीलियम 2 का ही देखा होगा, है ना, कि देखो उसमें भी क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होते हैं दोनों के, है ना, और दोनों के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं E1 और E2. अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, H2 मॉलिक्यूल की, सॉरी, चलो H2 मॉलिक्यूल की बात करें, तो इसी में आप देखोगे कि देखो न्यूक्लियस न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में जो है रिपेल करते हैं, तो वो पोटेंशियल एनर्जी टर्म्स होंगी, है ना. न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन के लिए, न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन के लिए, इस तरह से देयर आर मैनी पोटेंशियल एनर्जी टर्म्स. ठीक है ना. तो अगर बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी टर्म्स होगी तो वो कभी हो ही नहीं सकता सोल्यूशन. तो ऐसे केस के लिए हम क्या करते हैं, वी हैव टू बी कंटेंटेड विद द अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज ऑफ एनर्जीज एंड वेव फंक्शंस. हम क्या करते हैं, देखो एग्जैक्ट सोल्यूशन तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते. हम तो क्या करते हैं कि हम एक अपने आप को मतलब कि उसको अप्रॉक्सीमेट करने के लिए हम अलग अलग ट्राई करते हैं, है ना. तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज जो हैं ऑफ एनर्जीज और वेव फंक्शन जो हैं वो हम फाइंड आउट करते हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेट करते हैं. तो देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ फाइंडिंग अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशंस. तो मोस्ट पॉपुलर जो हैं वो दो हैं जो अपने करते हैं हर मतलब क्वांटम मैकेनिक्स का कभी भी नाम आएगा तो ये दो मेथड आपको करने ही पड़ेंगे. एक है मेथड ऑफ वेरिएशन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, और दूसरा जो है वो है मेथड ऑफ वेरिएशन. ठीक है, सॉरी, मेथड ऑफ परटर्वेशन. एक मेथड ऑफ वेरिएशन, दूसरा मेथड ऑफ परटर्वेशन. ठीक है ना. तो परटर्वेशन मेथड हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. आज हम जो हैं वो मेथड ऑफ वेरिएशन जो है वी विल डिस्कस. ओके, सो व्हाट इज मेथड ऑफ वेरिएशन? तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, एक ट्रायल फंक्शन लेते हैं. मतलब अपने जो प्रीवियस नॉलेज है हमारे पास, है ना, उसके बेस पे हम क्या करते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट सोल्यूशन तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते उसका वेव फंक्शन, क्योंकि फंक्शन वेव फंक्शन जो होता है क्वांटम मैकेनिक्स में हमने पढ़ा होगा कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो वेव फंक्शन है दैट इज चिप ऑफ द सिस्टम. कि जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है सिस्टम की, कुछ भी करना है आपको तो आपको वेव फंक्शन तो चाहिए उस सिस्टम का, है ना. तो हम क्या करते हैं, अब एग्जैक्ट वेव फंक्शन तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हम इस मेथड में क्या करते हैं, हम एक ट्रायल फंक्शन चूज करते हैं, है ना, और उसको मान लेते हैं ट्रायल्स कि ये जो है ना सोल्यूशन है ऑफ जो इक्वेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है अपने पास. ठीक है ना, उस पर्टिकुलर सिस्टम की. ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन का एक सोल्यूशन मान लेते हैं उसको, ट्रायल फंक्शन को. अब आप बोलोगे कि ट्रायल फंक्शन हमें कैसे पता चलेगा? तो पहले से हमें क्वांटम मैकेनिक्स का नॉलेज होगा तो वो ही ट्रायल फंक्शन को मतलब गेस कर पाएगा. ऐसा नहीं कि हम बैठ के भैया कोई भी ट्राई कर दिया, है ना. तो
प्रीवियस नॉलेज के बेस पे, है ना, जिसने क्वांटम मैकेनिक्स का जिसके पास नॉलेज हो, वो एक उसने जो सिस्टम स्टडी किए हों 15-20 नोन सिस्टम, उससे उसने क्या करता है, वो अननोन सिस्टम के लिए एक इंटेलिजेंट गैस लगाता है, ठीक है ना, तो उसको ट्रायल फंक्शन हम बोलते हैं, उसमें एक ट्रायल फंक्शन मिलता है, तो उस फंक्शन को हम यूज़ करते हैं और उस फंक्शन से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी। और ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी के लिए सिस्टम की, है ना, हम किससे कैलकुलेट करते हैं, वी यूज पोस्टुलेट 3 ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो मैंने पोस्टुलेट्स आपको पहले करवाए हुए हैं, उस पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग जो है, क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी के लिए क्या रिलेशन होता है, फॉर्मूला क्या यूज होता है, मान लिया वेव ट्रायल फंक्शन है साई, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, साई स्टार, साई स्टार क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ साई, है ना, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई, है ना, जिसमें भी आयोटा टर्म हो उसमें वो, जैसे मान लिया साई हो a प्लस आयोटा बी, है ना, तो साई स्टार क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा बी, ठीक है, जिसमें भी इमेजिनरी टर्म होती है ना, उसमें साई और साई स्टार डिफरेंट होते हैं, बट अगर सिर्फ रियल टर्म हो, आयोटा वाली टर्म मतलब इमेजिनरी टर्म हो ही ना, तो साई और साई स्टार सेम होता है ना, तो साई स्टार और हैमिल्टोनियन साई डी टाउ डिवाइडेड बाई साई स्टार साई डी टाउ। अब ये जो नीचे वाली टर्म है वो वैसे क्या होती है, इक्वल टू 1 ले लेते हैं हम, बट यहाँ पे जो हमने ट्रायल फंक्शन लिया है हमें पता नहीं है कि वो नॉर्मलाइज्ड है कि नहीं, है ना, तो अदरवाइज अगर साइज जो है नॉर्मलाइज्ड हो तो इसका जो वैल्यू है वो 1 आ जाता है ना, बट अभी तक हमने इसको 1 नहीं लिया, मैंने पूरा फॉर्मूला लिखा, क्यों लिखा ये पूरा फॉर्मूला, क्योंकि वी डोंट नो कि वेदर साई इज नॉर्मलाइज्ड और नॉट, ठीक है, तो यहाँ तक पहुँच गए हम। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, वेरिएशन मेथड ऑफ वेरिएशन में एक ट्रायल फंक्शन जो है वो इंटेलिजेंट गेस करना है, हमने नहीं करना है, जब आपके पास पूरा क्वांटम का नॉलेज होगा तब आप उसको गेस कर सकते हो, कोई भी ट्रायल फंक्शन ले लिया किसी सिस्टम का, है ना, तो उसके फंक्शन को यूज करके हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं एनर्जी की, है ना, फॉर दैट पर्टिकुलर सिस्टम, ठीक है। और जो प्रिंसिपल है वेरिएशन का वो क्या बोलता है कि चाहे कोई भी ट्रायल फंक्शन हो, है ना, जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी एनर्जी की, दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन, और मिनिमम कितनी हो सकती है, इक्वल टू, है ना, द ट्रू वैल्यू, बट वो बोलता है कि मतलब मैक्सिमम टाइम हमारे पास जो भी ट्रायल फंक्शन लो आप, उससे जो वैल्यू एनर्जी की आएगी दैट कैन नेवर बी लेस देन द ट्रू वैल्यू। मान लिया सिस्टम की जो ट्रू वैल्यू है एनर्जी की दैट इज ई नॉट, ठीक है ना, वो ई नॉट है, राइट। अब हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट की, है ना, वो ऐसे ले लेता हूँ मैं ना, तो जो प्रिंसिपल है वेरिएशन का वो क्या बोलता है, वो मैं एक बार लिख देता हूँ आपको, ताकि आप जब लिखो तो ये तो आपको स्पेशल मेंशन करना है ना, द प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन says that with any trial function, मैंने आपको बोल भी दिया, मैं लिख रहा हूँ ताकि आप जब आप नोट्स बनाओ घर पे तो उसमें आप लिख पाओ, जो ट्रायल फंक्शन है साई, है ना, with any trial function psi, the expectation value of energy, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी मैंने ई बार ले लिया ना, विल बी, यस, विल बी ग्रेटर देन द ट्रू वैल्यू ऑफ
एनर्जी दैट इज ई नॉट, और ये जो ई नॉट होती है दैट इज द लोएस्ट which is the lowest eigenvalue of the Hamiltonian of the system. ठीक है, ये जो है ना, ये फर्स्ट पोस्टुलेट हो गया मेथड ऑफ वेरिएशन का, हम ये बोल सकते हैं इसको, है ना। क्या बोलता है वो कि चाहे कोई भी ट्रायल फंक्शन हो, जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू एनर्जी की आएगी यूजिंग दैट फंक्शन, दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द ट्रू वैल्यू, है ना। गॉट इट। नाउ इस मेथड का प्रूफ, है ना, तो इसके लिए हम हमारे पास दो आइडिया हैं। तो आइडिया क्या है, फर्स्ट आइडिया है द प्रूफ फॉर दिस इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टू आइडियाज। पहला है कि इवन इफ द वेव फंक्शन साई इज नॉट द आइगन फंक्शन ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन, तब भी हम उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। मान लिया कि जो वेव फंक्शन साई आपने लिया, है ना, ट्रायल फंक्शन जो लिया हमने, वो आइगन फंक्शन नहीं है श्रोडिंगर इक्वेशन का, तो हम उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द सेट ऑफ नॉर्मलाइज्ड एंड ऑर्थोगोनल आइगन फंक्शंस। a1 phi1 plus a2 phi2 plus a3 phi3 plus so on ai phi I। ठीक है, ये जो phi1 phi2 phi3 so on and phi I, ये जो हैं ये क्या हैं, दे आर, बोलो, orthonormal wave functions, or we can say normalized and orthogonal wave functions। ठीक है, सेम सिस्टम के, जिनकी अब phi1 की जो करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू है दैट इज E1, phi2 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू है वो E2, phi3 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू है वो E3, और सो ऑन, और phi I के करस्पॉन्डिंग आ गई phi I, है ना। तो ऐसे लिखा सकते हैं ना, हैमिल्टोनियन लगा दिया phi I के ऊपर, तो क्या आएगा अपने पास, EI इंटू phi I, है ना। आइगन इक्वेशन है ना, ये आइगन इक्वेशन बोलते हैं इसको। तो I क्या है, 1 2 3 सो ऑन, समझिए इतना। ठीक है, हमने क्या बोला, पहला आइडिया क्या है कि इवन अगर आइगन फंक्शन साई जो है इज, जो वेव फंक्शन साई, सॉरी, ये आइगन फंक्शन नहीं है मान लिया श्रोडिंगर इक्वेशन का, तो उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेट ऑफ नॉर्मलाइज्ड एंड ऑर्थोगोनल आइगन फंक्शंस phi1 phi2 phi3, और हम a1 a2 a3 ये जो है ना, इनको इस तरह से सेट करेंगे कि उससे जो एनर्जी की वैल्यू आए वो मिनिमम आए, है ना, वैल्यू क्या हो जाए, मिनिमम, है ना। और कोएफिशिएंट की वैल्यू और किस तरह से चूज करनी है कि फंक्शन क्या हो जाए, नॉर्मलाइज्ड। ठीक है, जैसे देखो अगर हमें नॉर्मलाइज करना है इसको, तो साई स्क्वायर डी टाउ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बोलो 1 ऑब्वियसली, है ना। तो a1 phi1 प्लस a2 phi2, हम दो ही लेते हैं, चलो फॉर द कन्वीनियंस दो ही टर्म लेते हैं। ठीक है, तो a1 साई ले लिया हमने, a1 phi1 प्लस a2 phi2 सो ऑन, ऐसे चलेगा a3 phi3 सो ऑन, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा डी टाउ। अब ए प्लस बी का स्क्वायर हो गया ना ये, तो इसको कैसे लिखेंगे,
A1 phi1 स्क्वायर प्लस A2 phi2 स्क्वायर प्लस 2 बोलो A1 phi1 A2 phi2 डी टाउ, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा A1 स्क्वायर phi1 स्क्वायर डी टाउ प्लस A2 स्क्वायर phi2 स्क्वायर डी टाउ प्लस 2 A1 A2 phi1 phi2 डी टाउ, ठीक है ना। अब आपको पता है कि phi1 phi2 जितने भी हैं ये सारे क्या हैं, ऑर्थोनॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मलाइज्ड से क्या क्लियर हुआ कि phi1 डी टाउ phi1 स्क्वायर phi2 स्क्वायर डी टाउ प्लस सो ऑन दैट इज इक्वल टू 1, है ना। और जो phi1 phi2 डी टाउ मीन्स phi I इंटू phi j, है ना, दैट इज इक्वल टू 0। ये किसकी कंडीशन होगी, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, है ना। और ये कौन सी कंडीशन हो गई, ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन, गॉट इट। तो ये अगर हमने अप्लाई कर दिया, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, साई स्क्वायर डी टाउ दैट इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, समझ गए ना। इसका मतलब ये हुआ एंड दैट शुड बी इक्वल टू 1। दैट मीन्स हम A1 और A2 को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि उनका जो स्क्वायर का सम है वो क्या हो जाए 1। तो ऑब्वियसली साई क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज्ड, है ना, क्योंकि फाइव आइज जितने भी हैं दे आर ऑल नॉर्मलाइज्ड एंड ऑर्थोगोनल। इसका मतलब अगर हम सिंपल सिस्टम लें तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर प्लस सो ऑन AI स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू 1 टू मेक वेव फंक्शन ऑर्थोगोनल एंड नॉर्मलाइज्ड। तो इस तरह से नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा वेव फंक्शन, समझ गए। दूसरा पॉइंट, एक तो ये हो गया, दूसरा जो आइडिया है, जो एनर्जी है एसोसिएटेड विद द लीनियर कॉम्बिनेशन फंक्शन, है ना, वो मैंने अभी पहले लिख के दी थी आपको, वो कैसे आएगी, साई स्टार एच कैप साई डी टाउ डिवाइडेड बाई साई स्टार साई डी टाउ, है ना। दैट इज it is calculated by this formula, it is weighted average of the energy eigen values, है ना। तो ये वैल्यू अपने पास आएगी फ्रॉम द पोस्टुलेट्स ऑफ थर्ड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। अब हमने सपोज कर लिया अगेन, वो जो लिया था साई 1 है A1 phi 1 और प्लस A2 phi 2, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया ना phi 1 phi 2 का। A1 और A2 जो हैं वो कैसे कोफिशिएंट है, इंट्रोड्यूस किए हैं हमने टू नॉर्मलाइज साई फंक्शन। A1 और मतलब A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है ना। चलो, तो अब हम इस साई को पुट कर देते हैं इसमें, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा साई, क्योंकि इसमें देखो आयोटा तो आया नहीं, तो इसका मतलब ये भी A1 phi 1 प्लस A2 phi 2, चाहे साई हो या साई स्टार हो वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो तो ही डिफरेंस आता है, बाकी अगर रियल टर्म्स है तो साई इज इक्वल टू साई स्टार, सेम ही रहता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर ऐसा होगा तो साई इंटू साई स्टार इक्वल टू साई स्क्वायर, राइट। ये स्टार का मतलब है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है। क्यों साई स्क्वायर आया, क्योंकि साई इज रियल, इसमें कोई इमेजिनरी टर्म नहीं है। ओके, अब ये हैमिल्टोनियन और A1 phi 1 प्लस A2 phi 2
डी टाउ। ये डी टाउ क्या है, डी एक्स डी वाई डी जेड बोल सकते हैं। ओके, देन ए वन फाइव वन प्लस ए टू फाइव टू होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, सही है ना। क्यों ऐसा लिया मैंने, अलग अलग क्यों नहीं लिखा, क्योंकि साई इज रियल। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो देखो, पहला जो है ए वन फाइव वन को मल्टीप्लाई करो इधर, तो ये हो जाएगा बेटा, ए वन तो कांस्टेंट है तो बाहर ही आ जाएगा, है ना। ए वन स्क्वेयर फाइव वन हैमिल्टोनियन फाइव वन प्लस, अब ए वन को इधर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ए वन ए टू फाइव वन हैमिल्टोनियन फाइव टू, डी टाउ भी, एक मिनट, ठीक है, प्लस ए टू को मल्टीप्लाई करो, सो अगेन ए वन ए टू, ऑर्डर तो मैटर करता नहीं इसमें, फिर फाइव टू हैमिल्टोनियन फाइव वन, ठीक है ना, प्लस ए टू स्क्वेयर और फाइव टू हैमिल्टोनियन फाइव टू डी टाउ डिवाइडेड बाई, ये तो हमने अभी किया था, ए वन स्क्वेयर फाइव वन स्क्वेयर डी टाउ प्लस ए टू स्क्वेयर फाइव टू स्क्वेयर डी टाउ प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टू ए वन, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ टू ए वन ए टू फाइव टू डी टाउ, ठीक है। अब आपको पता है फाइव वन और फाइव टू दोनों क्या है, ऑर्थोनॉर्मल आइगन फंक्शंस ऑफ हैमिल्टोनियन, फाइव वन एंड फाइव टू आर मतलब नॉर्मलाइज्ड एंड ऑर्थोगोनल आइगन फंक्शंस, है ना। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, ऑर्थोनॉर्मल बोल देते हैं सीधा, है ना, ऑर्थोनॉर्मल आइगन फंक्शंस ऑफ हैमिल्टोनियन। तो उसके बेस पे हम बोल सकते हैं कि फाइव वन स्क्वेयर इज इक्वल टू फाइव टू स्क्वेयर, हमने पहले भी किया ये, है ना, दैट इज इक्वल टू वन, और फाइव वन फाइव टू दैट इज इक्वल टू जीरो, नॉर्मलाइजेशन और ऑर्थोगोनल कंडीशन लिख दी हमने, है ना। तो और क्या लिख सकते हैं हम कि जैसे मान लिया, देखो मैंने लिखा, ये था फाइव वन हैमिल्टोनियन फाइव टू डी टाउ, ठीक है ना। अब अपने पता है हमें कि जो हैमिल्टोनियन है किसी के ऊपर भी लगाओगे तो एनर्जी आएगी, एनर्जी की वैल्यू आएगी, तो एनर्जी की वैल्यू तो अलग होगी, मतलब फाइव वन फाइव टू डी टाउ इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो वैसा ही दूसरे में होगा, है ना, मतलब फाइव वन और फाइव टू जो है वो तो ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि, और हैमिल्टोनियन, क्योंकि क्यों ऐसा लिखा मैंने, क्योंकि हैमिल्टोनियन फाइव, अच्छा यहाँ पे ई टू आएगा ना, है ना, तो ई टू, बट ये पूरा ज़ीरो, तो ज़ीरो हो जाएगा। हैमिल्टोनियन फाइव वन पे लगाओगे तो वैल्यू आएगी ई वन फाइव वन, और अगर हैमिल्टोनियन लगाओगे फाइव टू पे तो क्या आएगा, ई टू फाइव टू, एम आई राइट। तो यहाँ से अब हम एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो चलो, अब मुझे बताओ, ये जो है ये ई वन आएगा, ए वन स्क्वेयर तो बाहर आ गया, पहला वाला जो है ए वन स्क्वेयर बाहर, और फाइव वन इंटू ई वन फाइव वन
प्लस प्लस A1 A2, ये तो हमने जीरो कर दिया ना, ये वाला टर्म जीरो हो गया पूरा, ये जीरो हो गया तो ये भी टर्म जीरो हो जाएगा, है ना। और दूसरा जो है A2 स्क्वेयर और फाई टू, क्योंकि हैमिल्टोनियन किस पे लगा रहे हैं आप, फाई टू पे, तो ये हो जाएगा E2, सही है। नीचे ये वन, ये वन, A1 स्क्वेयर प्लस A2 स्क्वेयर हो जाएगा और ये ज़ीरो, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू एनर्जी की आएगी दैट इज A1 स्क्वेयर E1, क्योंकि फाइव वन स्क्वेयर हो जाएगा ना डी टाउ, वो तो वन होता है, प्लस A2 स्क्वेयर E2 ओवर A1 स्क्वेयर प्लस A2 स्क्वेयर। गॉट इट। ये आया बेटा एनर्जी की, मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। और हमने अभी पढ़ा था कि A1 स्क्वेयर प्लस A2 स्क्वेयर, A1 स्क्वेयर प्लस A2 स्क्वेयर कितना है बेटा, दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी जो है दैट इज A1 स्क्वेयर E1 प्लस A2 स्क्वेयर E2, ये आया। अब मान लिया E नॉट जो है, E नॉट जो है वो लोएस्ट एनर्जी है, ठीक है। ये क्या है, लोएस्ट एनर्जी। अगर ये लोएस्ट एनर्जी है तो हम शो कर सकते हैं कि जो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी आई है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन ई नॉट। कैसे, मैं क्या करता हूँ कि जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है उसमें से ई नॉट को माइनस करता हूँ, ठीक है ना। अगर मैं माइनस करूँगा तो A1 स्क्वेयर जो है प्लस इंटू E1 प्लस A2 स्क्वेयर E2, ये तो थी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी, माइनस ई नॉट, है ना। तो ई नॉट को मैं ऐसा करता हूँ A1 स्क्वेयर प्लस A2 स्क्वेयर इसमें ऐड कर देता हूँ, वो तो वन ही है, जस्ट टू डिफ्रेंशिएट, है ना, जस्ट टू, मतलब इस इक्वेशन के साथ उसको जोड़ने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि A1 स्क्वेयर प्लस A2 स्क्वेयर तो वन ही है, बट इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन को बनाने के लिए मैंने ये इसके साथ ऐड कर दिया। तो देखो A1 स्क्वेयर पहले में कॉमन आ गया और क्या आएगा E1 माइनस ई नॉट, दूसरे में A2 स्क्वेयर कॉमन आ गया E2 माइनस ई नॉट। अब हमने पढ़ा था कि ई नॉट जो है लोएस्ट एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, ऊपर लिखा है ना, विद द लोएस्ट एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर ये लोएस्ट एनर्जी है इसका मतलब ये हुआ कि जो E1 है वो भी ग्रेटर देन ई नॉट होगा और E2 जो है वो भी ग्रेटर देन ई नॉट होगा। क्यों, क्योंकि ई नॉट तो लोएस्ट एनर्जी है और जो A1 स्क्वेयर है ना, और A2 स्क्वेयर है, चाहे वो नेगेटिव भी होगा A1 A2, देन दे आर ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो E बार माइनस ई नॉट है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। और वी कैन से E बार इज ग्रेटर देन ई नॉट, हेंस प्रूव्ड। तो हमने उसको प्रूव कर दिया कि ई बार जो है कुड अटमोस्ट बी इक्वल टू ई नॉट, मतलब लेस देन तो कभी हो ही नहीं सकता, है ना। वो मिनिमम कितना हो सकता है, इक्वल टू, है ना, बट दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन ई नॉट, है ना। और न्यूमरेटर में हर एक टर्म अगर वैनिश हो जाए तब जाके ई बार इक्वल टू ई नॉट होगा, है ना।
तो ईच टर्म इधर ए आई स्क्वायर और ए आई वुड बी ज़ीरो, सब ज़ीरो हो, है ना, A1 भी ज़ीरो हो, A2 भी ज़ीरो हो, तब जाके ई बार माइनस ई नॉट क्या आएगा, ज़ीरो। दैट इम्प्लाइज कि, जो कि इम्पॉसिबल है, तब जाके इक्वल टू आएगा, ठीक है ना। सो ओनली आइगन फंक्शन जो है, जो ई नॉट से ज़्यादा ही हमेशा होगा, है ना, क्लियर। तो साई अगर हम ऐसा होता है ना, किसी केस में, तो इसका मतलब साई वुड बी एन एग्जैक्ट आइगन फंक्शन विद आइगन वैल्यू ई नॉट। तो साई हमने कंसिडर किया और ये जीरो आ जाए, है ना, तो इसका मतलब जो साई होगा दैट वुड बी एग्जैक्ट आइगन फंक्शन with eigen value E नॉट, ठीक है। तो अगर एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है किसी भी इंस्टेंट पे मेजर करते हैं, सो उसकी एनर्जी जो है इट आइदर विल बी टू आइगन वैल्यूज होंगी, या तो E1 या E2, जिनकी प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी, A1 स्क्वायर एंड A2 स्क्वायर, ठीक है ना। तो एवरेज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेथड ऑफ वेरिएशन का मेन चीज समझ आ गई कि पहले तो आप एक रीजनेबल गैस करके, है ना, अगर वेरिएशन मेथड आपको अप्लाई करना है कहीं भी, तो आपको स्टेप्स फॉलो करनी है। पहला स्टेप, मेक अ रीजनेबल गैस ऑफ अ सीरीज ऑफ ट्रायल फंक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल और केमिकल कंसिडरेशंस। और फंक्शन कैसा होना चाहिए, मस्ट बी वेल बिहेव्ड। फंक्शन कैसा होना चाहिए, वेल बिहेव्ड, है ना। और फिर उसके आप ई बार फाइंड आउट करो हर एक केस में, और ई बार की वैल्यू जो है विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन ई नॉट, और उसमें से लोएस्ट वैल्यू जो है, जो कि क्लोजेस्ट हो ई नॉट वैल्यू के, उसको चूज करो, और ट्रायल फंक्शन corresponding to that value of e bar will be the best function। क्या किया हमने, क्या करोगे, कौन से स्टेप्स फॉलो करोगे। तो स्टेप 1 जो है, पहले आप ट्रायल फंक्शन जो है गैस करो, फिजिकल और केमिकल कंसिडरेशन सब कुछ देख के, बट जो ट्रायल फंक्शन है वो वेल बिहेव्ड होना चाहिए, है ना। और दूसरा क्या करो, उसके बेस पे ई बार कैलकुलेट करो, ठीक है। और ई बार कैलकुलेट करके ई बार को देखो, पहले तो बात कि वो हमेशा ही ई नॉट से ज़्यादा होगा। अब ई नॉट के देखो, मान लिया आपने 3-4 ट्रायल फंक्शन लिए, ये ई नॉट है, ये अलग अलग ट्रायल फंक्शंस है ना, E1, E2, E3, E4 ऐसे। तो जो लोएस्ट आइगन वैल्यू क्या होगी, E1, है ना। तो ये जो E1 के क्रॉसपॉन्डिंग वेव फंक्शन होगा, मान लिया psi1, psi2, psi3, psi3, तो psi1 जो है दैट इज द बेस्ट फंक्शन, ट्रायल फंक्शन corresponding to the lowest value of energy, or we can say energy which is closest to E naught, that is will be the best function। समझिए इतना, है ना। और अगर मान लिया कोई हमने फाइंड आउट किया, अगर रियल प्रॉब्लम्स है हमारे पास, है ना, तो हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट एनर्जी हमें पता नहीं हो, तो हम क्या करते हैं कि कैलकुलेशन को इस तरह से करते हैं कि जो मीन्स उसकी वेरिएशन है, जो एनर्जी आएगी ना, हम मान लेते हैं कि मिनिमम एनर्जी है ई बार, वो मिनिमम वाला ले लिया हमने, है ना। तो हम उसके रिस्पेक्ट में, हम पैरामीटर के रिस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कैसे, कि मान लिया जो वेरिएबल पैरामीटर्स है ना, A1 A2 लिए थे, है ना, वैसे ही हमने जो ट्रायल फंक्शन चूज किया, है ना, लेट अस से ट्रायल फंक्शन है A1 phi1 था प्लस A2 phi2। अब हमें ट्रू वैल्यू पता नहीं है ना, तो
हमने ई बार कैलकुलेट किया पहले, तो क्योंकि वेव फंक्शन तो आ गया अपने पास। ई बार कैलकुलेट करने के हम क्या करेंगे, ई बार को इन पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और दैट शुड बी इक्वल टू 0। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के रिस्पेक्ट में उसको हमने जो कोएफिशिएंट थे उनके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। और मतलब इसको मिनिमाइज करने के लिए, है ना, ई बार को विद रिस्पेक्ट टू दिस पैरामीटर्स, है ना, हम क्या करेंगे, उसको 0 ले लेंगे। तो हम अब लीनियर और नॉन लीनियर वेरिएशन फंक्शन जो है ना वो ट्राई करते हैं। ठीक है, यहाँ A1 A2 लिया था, हम अल्फा बीटा भी ले सकते हैं, है ना, क्योंकि बार 1 2 लिख रहे हैं ना। तो मैं साई अगर लूँ अल्फा φ1 प्लस बीटा φ2, है ना, प्लस सो ऑन, है ना। तो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ये कब करना है हमें, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू A1 एंड A2, जब हमें जो है एग्जैक्ट वैल्यू जो है पता ना हो, है ना, हमें नोन ना हो, तो ऑल दैट द वेरिएशन कैलकुलेशन वुड से कि एग्जैक्ट वैल्यू इज लोअर देन द कैलकुलेटेड वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू शुड बी लोअर देन द कैलकुलेशन वैल्यू। तो यूजुअल प्रैक्टिस क्या है कि वी चूज द ट्रायल फंक्शन कंटेनिंग वन और मोर वेरिएबल पैरामीटर्स, जैसे A1 A2 या अल्फा बीटा ले लिया, है ना, एंड देन टू कैलकुलेट द एनर्जी ई बार विच विल टर्न आउट टू बी द फंक्शन ऑफ अल्फा और बीटा या A1 A2, एंड फाइनली टू मिनिमाइज ई बार विद रिस्पेक्ट टू दिस पैरामीटर्स, तो हम क्या करते हैं, उसके रिस्पेक्ट में A1 A2 या अल्फा बीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं ई बार की, एंड दैट इज सेट टू बी 0। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे लीनियर एंड नॉन लीनियर वेरिएशन functions, linear and non-linear variation functions. Okay, so we will discuss linear and non-linear variation functions in the next lecture of the method of variation, right? So that's all for the day. Thank you so much for watching this video. Do like, subscribe and share my channel. God bless you all. Happy learning. Jai Hind.